Now we are going to start with the 8th part of lesson number 2 history. Page number 22. Trade to territory. The chapter name is Trade to Territory. A major problem was the Brahmin Pandits gave different interpretations of local laws based on the different schools of the Dharma Shastra. अब क्या हुआ, जो डिफरेंट ब्राह्मण पंडित थे वो बोलने लगे, अब अपनी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देने लगे जो लोकल लॉ में। अब धर्मशास्त्र का मतलब क्या होता है? धर्मशास्त्र मीन्स एक तो इसका मतलब होता है कि संस्कृत में अलग अलग जो मतलब टेक्स्ट बुक्स आती हैं उनको अलग अलग पंडितों ने अलग अलग स्कूलों में अलग अलग पढ़ा होता है, कोड ऑफ कंडक्ट अलग होते हैं उनके, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो जाती हैं। और दूसरा इसका मीनिंग ये होता है धर्मशास्त्र का कि संस्कृत की सारी बुक्स की कलेक्शन, जो धर्म से रिलेटेड बुक्स होती हैं उनकी कलेक्शन, ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट अ यूनिफॉर्मिटी, अब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इनमें इन 1775 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल डाइजेस्ट हिंदू लॉज। अब 11 पंडित को इकट्ठा करके बिठाया गया उन्हें हिंदू लॉ जो है उसको कंपाइल करने के लिए, कि वो हिंदू लॉज की अपनी अपने ओपिनियन के अनुसार, इंटरप्रिटेशंस के अनुसार एक कंपाइल करें एक लॉ को, ठीक है। तो इन्होंने जो बनाया उसको NB हैलिड ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ओके। 1778 में क्या हुआ, कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। यूरोपियन जजेस के लिए भी अब जो है एक कंपाइल किया गया कोड ऑफ मुस्लिम्स का, मुस्लिम लॉज को, जो कि 1773 में रेगुलेट किया गया। अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सरदार निजामत अदालत वॉज आल्सो सेटअप एट कैलकाटा। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। अब प्रिंसिपल फिगर कौन सी होगी थी इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में? वो होगी थी कलेक्टर की। एज द टाइटल सजेस्टेड, द मेन जॉब वॉज to collect revenue and tax and maintain law and order in his district with the help of judges। अब क्या हो गया था, उसका कलेक्टर का काम रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है, टैक्सेस को कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना डिस्ट्रिक्ट में, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द जजेस। पॉलिसी ऑफर्स एंड दरोगास, किसकी हेल्प से? हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, नॉट पॉलिसी सॉरी, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास, इन सब की मदद से जो डिस्ट्रिक्ट में है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड patronage दैट स्ट्रिक्टली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। अब नेक्स्ट यहाँ पर है द कंपनी आर्मी। अब कॉलोनियल रूल जो था वो तो आ ही चुका था लगभग इन इंडिया, ठीक है। ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म व्हाट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब जो थी यहाँ पर जो कॉलोनियल रूल आ चुका था अब इंडिया में, तो वहाँ पर किसी भी जो आर्मी की स्ट्रेंथ किस चीज़ से, पावर किस चीज़ से उसकी दिखाई जाती है, किसी भी रूलर की जो स्ट्रेंथ है किस चीज़ से दिखाई जाती है? उसकी आर्मी से, ठीक है, कि आर्मी में कितनी स्ट्रेंथ है। तो अब जो मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी होते हैं वो लोग, इसमें ज़्यादातर इन्होंने मुगल आर्मी में किस चीज़ को कंपोज किया? कैवलरी को। अब तो कैवलरी कौन होते हैं? वो होते हैं सवार कौन? जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, हॉर्स की बैक के ऊपर बैठ के राइड करते हैं। ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं, घुड़सवार जिनको बोला जा सकता है। एंड इन्फेंट्री या फिर इन्फेंट्री होते हैं जो पैदल चलने वाले होते हैं, ठीक है। डैट इज़ पैदल सोल्जर्स, फुट बाय फुट चलने वाले जो होते हैं। तो इन लोगों की संख्या, इस मिलिट्री की संख्या इन्होंने यहाँ पर बढ़ा दी अपने उसमें सेना में। दे वर गिवन ट्रेनिंग टू द आर्चरी एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड। अब स्वॉर्ड के लिए भी इन्होंने ट्रेंड कर लिए अपने आर्म जो आर्मी मैन्स थे। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी अपनी जो सेना है अब तैयार कर ली थी,
ठीक है. A change occurs in 18th century when Mughal successors state like Awadh and Banaras started recruiting peasants into three armies and training them up professional soldiers. अब जो बनारस, अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मीज. अब इन्होंने पीजेंट्स को अपनी आर्मी में ऐड करना शुरू कर दिया, उन्हें ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी प्रोफेशनल सोल्जर्स बनने के लिए. ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ऑन आर्मी विच केम टू बी नोन एज द सिपॉय आर्मी. तो जब इन्होंने सेम अपनी इसमें शुरू करना कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी अलग से जब बनाने लगी, इसी तरह से रिक्रूटमेंट उसमें करने लगे, जिसको स्पाई आर्मी बोला गया. स्पाई आर्मी मीन्स सिपाही. ठीक है, इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर. एज अ वारफेयर टेक्नोलॉजी, अब इन्होंने वारफेयर टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे इस टाइम पे चेंज हो चुकी थी. अब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि जो कैवलरी रिक्रूटमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन हो रही हैं, अब इसमें कुछ चेंजेस क्यों ना लाए जाएं. अब इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर शोल्डर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैच बॉक्स. अब जब इन्होंने इनके साथ युद्ध किया तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि मस्केट्स मतलब लॉन्ग गन उनके हाथों में थी, मैच लॉक्स थे उनके पास, जो कि जिनको जैसे माचिस की तिल्ली के साथ जलाकर फिर उसको शूट कर दिया जाता था. तो इस तरह से इन्होंने देखा कि ये अलग अलग टेक्निक्स वहाँ पर हैं. द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्रूटमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रिजाइनमेंट्स नाउ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. अब इनको भी लगा कि इनकी मिलिट्री में भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनमें भी चेंजेस लाई जानी चाहिए. तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, ब्रिटिश बिगन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. इन्होंने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को अपनाया. अब इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इनको ट्रेंड किया जाए यूरोपियन स्टाइल में, ड्रिल और डिसिप्लिन के लिए तैयार किया जाए, इनको ड्रिल और डिसिप्लिन किया जाए, रेगुलेट किया जाए. तो इसमें जो फौजी थे, जो इसमें आर्मी मैंस थे, अब उनके कास्ट एंड कम्युनिटी को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, उनकी फीलिंग्स हर्ट होने लगी. ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, जब इनकी फीलिंग्स हर्ट होने लगी, उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाया जाने लगा. तो इस तरह से जब इनके जो अपनी फीलिंग्स हर्ट होने लगी तो क्या हुआ यहाँ पर, इस चीज़ ने जो इनकी फीलिंग्स जहाँ हर्ट होने लगी उसने रूप लिया रिवोल्ट ऑफ 1857 का. ठीक है, गिव्स अस अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपाहीज, जो कि बहुत बड़ा विद्रोह था. ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, 5th चैप्टर में इस रिवोल्ट के बारे में. अब हम इसका थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं चैप्टर का, कि हाँ हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर. हाँ जी, स्टार्टिंग में लेसन का नाम ही ये है, ट्रेड टू टेरिटरी. आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करनी थी, लेकिन अब इसने क्या किया, इसने एक अपने आप को कॉलोनियल पावर बना ली, यहाँ पे टेरिटरी को अपने अंदर कर लिया. ठीक है, न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई अर्ली 19th सेंचुरी में, तो इसने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर 6 से 8 मंथ्स की ट्रैवलिंग जो थी, जिसमें बिटवीन 6 to 8 महीने लगते थे भारत पहुंचने के लिए सी को क्रॉस करके, अब स्टीम शिप के ज़रिए क्या हो गया, ये टाइम बहुत कम रह गया, लगभग 3 हफ्ते का ही रह गया. अब इस तरह से उनकी फैमिलीज और ब्रिटिशर्स जो थे वो भी इंडिया जैसी कंट्री को देखने आ सकते थे. ठीक है, तो अब क्या हुआ था, लगभग जो इंडियंस थे, कंपनी थी, उसने 63% लगभग टेरिटरी और 78% लगभग पॉपुलेशन जो है वो अपने सब कॉन्टिनेंट में मिला ली थी, अपने अंडर कर ली थी. ठीक है, combined with its indirect influence on the remaining territory, the population of the country, the East India Company had virtually the whole of Indian under its control. तो ज़्यादातर जो था, हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंड तक जो है वो सारी कंपनी को अपने अंडर कर लिया था, सारे इंडिया को अपने कंट्रोल में ही लगभग कर लिया था. दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. Question answers already we have done. So explanation of this chapter has completed. Listen it carefully. That's why I am sending you in a very small parts, so that it will be clear to all of you. Listen all the explanation carefully. Clear? Now we will start after this with the 3rd chapter.